हेलो व्यूवर्स, तो आज हम परसेंटेज सीरीज़ का एक और टॉपिक करने वाले हैं और टॉपिक है हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो उससे पहले हम समझ लेते हैं कि इनकम और एक्सपेंडिचर क्या होता है। मान लीजिए आप कोई दुकानदार है या आप कोई सेल्समैन है, तो आपके लिए इनकम कैसे निकलेगी। इनकम, मैं अगर आपकी इनकम की बात करूँगा तो आपकी इनकम है आपने जितने प्रोडक्ट सेल करे, प्रोडक्ट सेल, नंबर ऑफ प्रोडक्ट सेल, कितने नंबर आपने प्रोडक्ट सेल करे। आपने एक आइटम बेचा, दो आइटम बेचे, तीन आइटम बेचे, इनटू मल्टीप्लाई बाई रेट ऑफ द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट का रेट है। फॉर एग्जांपल, आप कोई दुकानदार हैं, आपने कोई आइटम बेचा, आपने मान लीजिए 10 आइटम बेच दिए, 10 आइटम आपने सोल्ड कर दिए। ठीक है, और हर एक आइटम की कीमत थी 50 रुपये, 50 रुपये पर आइटम, ये आपकी कॉस्ट थी। आपने 10 आइटम बेच दिए, 50 रुपये पर आइटम की कॉस्ट थी, तो आपकी टोटल इनकम कितनी, मल्टीप्लाई अगर मैं करूँगा तो 10 × 50 दैट इज़ 500 रुपीज़ आपने कमाए। सेम इसी तरीके से घर का खर्चा निकलता है। एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर क्या होता है, खर्चा। खर्चा कैसे होता है किसी फैमिली का, एक्सपेंडिचर के लिए होता है कंजप्शन इनटू रेट। ठीक है, कंजप्शन ऑफ आइटम, इसे पूरा लिख देता हूं मैं, इनटू रेट ऑफ आइटम। मान लीजिए आपकी जो फैमिली है 50 kg राइस ख़त्म कर देती है 1 मंथ में। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ पर केजी ऑफ राइस कितना है, 1 किलो चावल का जो रेट है वो है 100 रुपीज़। 50 किलो चावल खा जाते हैं और 100 रुपये पर केजी है, तो मल्टीप्लाई अगर आप 100 से कर देंगे तो दैट इज़ 5000 रुपीज़ का आपका खर्चा आ गया, ये आपका एक्सपेंडिचर है। तो सिंपल लॉजिक यही लगता है इसमें कि आपको बस मल्टीप्लाई करानी होती है क्वांटिटीज़ उसके रेट के हिसाब से। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एक्सपेंडिचर, इस तरीके से आपकी इनकम निकल के आती है। ये बहुत सिंपल लॉजिक मैंने लगाया। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि अलग अलग प्रोडक्ट हैं, उनके अलग अलग रेट हैं, तो वो ऐड होता जाएगा, मल्टीप्लाई होता जाएगा, लेकिन उसकी हमें नीड नहीं है, हमें सिर्फ इतना ही समझना है और इसी के बेसिस पर हम क्वेश्चन करेंगे। तो अब देखिए, द प्राइस ऑफ द टीवी सेट इज डिक्रीज बाई 25%। जो टीवी सेट का प्राइस है 25% डिक्रीज कर दिया गया, और जिसका नतीजा ये हुआ कि उसकी सेल 20% बढ़ गई। किसी टीवी का दाम गिरा दिया, मान लीजिए पहले टीवी 100 रुपये का बिक रहा था, अब टीवी आपने 80 रुपये का बेचना शुरू कर दिया। पहले टीवी का दाम था 100 रुपये, अब आपने कहा नहीं अब हम 80 में बेचेंगे, तो 80 में बेचना आपने शुरू कर दिया। एंड द सेल इंक्रीज बाई 20%, और सेल 20% बढ़ गई। मान लीजिए पहले सिर्फ 100 ही टीवी बिक रहे थे, 100 टीवी ग्राहक लेकर के जा रहे थे, अब क्या हो गया, अब 120 टीवी लेकर के जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके का ये क्वेश्चन है। तो उसने पूछ रहा है कि इसमें जो सेलर है, जो ये बेच रहा है, उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो कितना % हुआ। तो उसे निकालने के आप देखिए, हमें इनकम याद रखनी पड़ेगी। इनकम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट इनटू रेट। ये होता है कि किसी का भी अगर मैं इनकम निकालता हूँ तो उसका प्रोडक्ट पर आइटम और इनटू रेट। तो यहाँ पर है द प्राइस ऑफ द टीवी सेट डिक्रीज बाई 25%। तो परसेंटेज की बात आएगी तो उसे फ्रैक्शन वैल्यू जरूर याद होनी चाहिए। 25% का मतलब 1/4। इसी के आगे डिक्रीज लगा हुआ। डिक्रीज का मतलब ये है कि आपको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर माइनस कराना होगा। इज इक्वल्स टू 4 माइनस का 1/4 दैट इज 3/4। यहाँ तक पहुँच गए आप। ठीक है, तो ये पहले की इनकम है इसकी, और ये इसकी अब की इनकम है। तो पहले तो ये था दैट टीवी सेट डिक्रीज बाई 25%। पहले उसका प्राइस ये था 4 रुपये, मान के चलते हैं 4 फ्रैक्शन की वैल्यू, तो अब कितना हो गया 3 इज इक्वल्स टू 3। ये पहले की इनकम है उसकी, ये बाद की इनकम है। तो पहले जो टीवी सेट का प्राइस था 4 था और 25% गिर गया, तो 4 का 25% गिर जाने के बाद जो वैल्यू बचेगी दैट इज़ 3। एज ए रिजल्ट नतीजन क्या हुआ, द सेल इंक्रीज बाई 20%। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होना चाहिए। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5 सॉरी। इंक्रीज हुई है 20%। इंक्रीज होने का मतलब ये है कि आपको डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर ऐड कराना पड़ेगा। तो 1 प्लस का 5/5 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6/5। तो यहाँ पर आ गया 6/5। तो जो नीचे डिनोमिनेटर वाली वैल्यू होती है ना, ये
ये होती है शुरू की वैल्यू, और ये न्यूमरेटर की जो वैल्यू आती है बाद की वैल्यू होती है। तो एज अ रिजल्ट सेल इंक्रीज बाई 20%। तो पहले सेल कितनी थी 5, और अब सेल कितनी हो गई बढ़कर 6। ठीक है, 20% से सेल, ये 25% के डिक्रीजमेंट हुआ रेट में, और फिर उसके बाद 20% का इंक्रीजमेंट हुआ सेल में। ठीक है, ये सेल लिख देता हूँ मैं, सेल प्रोडक्ट हटा करके, ये है मेरी सेल वाली वैल्यूज़, ये है मेरी रेट वाली वैल्यूज़। ठीक है, तो ये थी पहले की इनकम जो उसकी कमा रहा था वो, पहली इनकम, और ये उसकी दूसरी इनकम। तो पहले की इनकम कितनी है 4 5 20, और अभी की इनकम कितनी है 6 3 18। तो इस तरीके से करना होता है। तो पहले की इनकम बताइए ज़्यादा है कि कम है, तो पहले की इनकम ज़्यादा है। तो पहले वो 20% 20 वैल्यू कमा रहा था, अब उसको कितना कमा रहा है, सिर्फ 18 कमा रहा है। ठीक है, तो इसमें से क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, लॉस हुआ। तो लॉस किस पर निकलता है, लॉस निकलता है ओरिजिनल वैल्यू पर। ओरिजिनल वैल्यू कौन सी वैल्यू है, जो पहले वाली वैल्यूज़ हैं। तो ये पहले वाली वैल्यू कौन सी है 20। अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो यहाँ पर 5 और 4 ये सब पहले की वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू जो मैंने यहाँ पर रखी हुई है। वैसे ये भी पहले की वैल्यू जो कि ओरिजिनल वैल्यू है 20, इसी पर निकलेगा आपको प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट। ठीक है, अब फिर दोनों में गैप कितने का आया, 20 माइनस के 18 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो 2/20 आया। ठीक है, और ये क्या हुआ, लॉस। तो जब आप इसे कैंसिल करेंगे आएगा 1/10, और 1/10 को जब आप परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 10%। 1/10 में परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कराते हैं, 1 0 से 0 कैंसिल, दैट इज़ 10%। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। मैं एक बार फिर बता देता हूँ, इनकम सेल इनटू रेट वाला फॉर्मूला ये लगाया मैंने। पहले टीवी सेट का जो रेट था वो 25% था। 25% का मतलब होता है 1/4। फिर उसने कहा डिक्रीज हो गया, डिक्रीज होने का मतलब है कम हो गया। तो कम करने के लिए डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर माइनस कराया 3/4। तो जो डिनोमिनेटर की वैल्यू होती है वो पहले की वैल्यू होती है, वही ओरिजिनल वैल्यू होती है। तो मैंने माना मेरी पहले की वैल्यू 4 थी, अब डिक्रीज होकर के कितनी हो गई है, 3 हो गई है। ठीक है, फिर उसके बाद उसने कहा सेल इंक्रीज बाई 20%। 20% को फ्रैक्शन वैल्यू में लिखा 1/5। ये सेल थी मेरी, सेल इंक्रीज हुई, इंक्रीज होने का मतलब बढ़ना होता है, और जब मुझे वैल्यू बढ़ानी होगी तो मैं डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ऐड करा दूंगा 6/5। तो मेरा आंसर यहाँ पर 6/5 आया। तो मैं क्या करूँगा, जो मेरी डिनोमिनेटर की वैल्यू होगी ये मेरी ओरिजिनल वैल्यू है, पहले की वैल्यू। ठीक है, और जो ये बाद वाली वैल्यू है ये बाद की वैल्यू है। तो बाद की वैल्यू कितनी होगी 6। पहले 5 थी मेरी सेल, अब सेल बढ़कर कितनी होगी 6 हो गई। अब मुझे अपनी टोटल इनकम निकालनी है कि मेरी टोटल इनकम कितनी हुई है। तो पहले की इनकम 4 5 20 हुई, और बाद की इनकम 6 3 18 हुई। यहाँ पर साफ साफ देखा जा सकता है कि लॉस हो रहा है। पहले की इनकम क्या है, ज़्यादा है, और बाद की इनकम क्या है, कम है। बेसिकली इसे निकाला ऐसे जाता है 18 माइनस का 20 इज इक्वल टू आएगा माइनस का 2%। यही इसे देखना होता है। बाद वाली वैल्यू से पहले वाली वैल्यू माइनस कराई, और अगर वो माइनस में आ गई तो इसका मतलब है लॉस। बाद वाली वैल्यू से पहले वाली वैल्यू माइनस करानी होती है। ये तो मैंने माइनस कराने के लिए लिख दिया था आपको समझाने के लिए कि वैल्यू क्या हो रही है, 2% कम हो रही है। ठीक है, तो बाद वाली वैल्यू से आपने पहले वाली वैल्यू माइनस कराई, अगर माइनस में आ गई तो लॉस है, और अगर माइनस में नहीं आई तो प्लस है। तो आपने माइनस कराया तो आया माइनस का 2%, माइनस का 2। ठीक है, अब ये जो माइनस का 2 है ये किस पर आई वैल्यू, ये वैल्यू आई ओरिजिनल वैल्यू पर। ठीक है, तो प्रॉफिट होगा या ये लॉस होगा ये मेरा डिपेंड करेगा इस ओरिजिनल वैल्यू पर परसेंटेज में। तो माइनस का 2/20। ठीक है, तो इसका मतलब होता है लॉस, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये साइन यहीं पर ही, ये साइन बस यहीं तक ही होता है। ये साइन अगर यहाँ पर बता दें, यहाँ पर परसेंटेज में नहीं आएगा, माइनस का 2 आएगा। ठीक है, माइनस का 2 बता देगा कि भाई आपको लॉस हुआ है 2 का। तो 20 पर 2 का लॉस हुआ, कैंसिल हुआ 1/10, 1/10 इंटू 100 करा तो 10% का लॉस हुआ। अगर आपकी समझ में नहीं आया तो ऐसे एक और क्वेश्चन करते हैं। नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज बाय 16/3%। 16/3% एक आर्टिकल का प्राइस बढ़ जाता है, जिसका नतीजा ये होता है कि एक परिवार अपना कंजप्शन कम कर देता है 14/7% तक। तो फाइंड द परसेंटेज चेंज ऑन द एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो मैं बता चुका हूँ कि एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू क्या होगा, एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू रेट इनटू कंजप्शन होगा। ठीक है,
तो एक्सपेंडिचर पहले क्या था और एक्सपेंडिचर बाद में क्या होगा, अब मैंने ये देखना है। ठीक है, अब देखिए प्राइस ऑफ द आर्टिकल इंक्रीजेज बाय 16/3%। सबसे पहले तो आपको 16/3% की वैल्यू पता होनी चाहिए, दैट इज़ 1/6। 16/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6, वो इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज होने का मतलब ये है कि आपको डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर ऐड कराना पड़ेगा, दैट इज़ आ जाएगा 7/6। जो नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है ये पहले की वैल्यू बताता है और जो ऊपर वाला होगा ये बाद की वैल्यू बताएगा। ठीक है, तो पहले उसकी वैल्यू रेट, ये रेट निकाला ना हमने, रेट द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, प्राइस का मतलब ही रेट है। तो पहले प्राइस क्या था आपका 6 और अब कितना हो गया 7 मल्टीप्लाई बाई फैमिली रिड्यूसेज इट्स कंजप्शन। फैमिली ने अपना कंजप्शन क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। पहले कितना 14/7% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, दैट इज़ कितना होगा 1/7। कंजप्शन क्या करा, रिड्यूस, रिड्यूस का मतलब है कम कर दिया। कम कर देने का मतलब ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर माइनस कराना पड़ेगा, दैट इज़ 6/7। तो जो नीचे वाली वैल्यू है ये पहले की वैल्यू है और जो ये ऊपर वाली वैल्यू है ये बाद की वैल्यू है। तो पहले क्या वैल्यू थी, पहले वैल्यू थी 7 और बाद की वैल्यू क्या है 6। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे, 7 6 42 और 7 6 42। अब आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है ये देखने के लिए बाद वाली वैल्यू से पहले वाली वैल्यू माइनस करानी होगी। 42 माइनस ऑफ 42 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, नो प्रॉफिट नो लॉस। यानी कि फैमिली ने अपनी वैल्यू इस हिसाब से रिड्यूस करी कि उनका जो पहले पैसा खर्च हो रहा था उतना ही खर्च हो, उससे ज़्यादा ना हो। तो इसका आंसर ये है कि नो प्रॉफिट नो लॉस। अब एक और क्वेश्चन देखिए एक्सपेंडिचर और इनकम से रिलेटेड। व्हेन द प्राइस ऑफ द राइस इज इंक्रीज बाय 25%, जब प्राइस ऑफ द राइस इंक्रीज हो गया 25%, व्हाट परसेंट ऑफ इट्स कंजप्शन शुड बी चेंज, उसके कंजप्शन में कितना चेंज आना चाहिए कि एक्सपेंडिचर सिर्फ 20% इंक्रीज हो जाए। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर के लिए जो हमने फॉर्मूला लिखा था वो था कंजप्शन इनटू रेट। अब यहाँ पर है हमारे पास एक्सपेंडिचर 1 और यहाँ पर है हमारे पास एक्सपेंडिचर 2। ठीक है, ये पहला एक्सपेंडिचर दूसरा एक्सपेंडिचर। तो पहला है व्हेन द प्राइस ऑफ द राइस इज इंक्रीज बाय 25%। प्राइस ऑफ द राइस कितना इंक्रीज हो गया 25%। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, दैट इज़ 1/4। इंक्रीज हो जाने का मतलब ऐड कराना, इक्वल आ जाएगा 5/4। जो डिनोमिनेटर की वैल्यू होती है वही सबसे पहली वैल्यू होती है। तो पहले वैल्यू रेट की क्या थी 4 और अब वैल्यू कितनी हो गई बढ़कर 5। ठीक है, क्योंकि इंक्रीज हुआ ना, तो इंक्रीज का मतलब ये बाद वाली वैल्यू जो है इसकी होगी। फिर उसके बाद कह रहा है कि कंजप्शन में कितना चेंज आए, ये हमारा कंजप्शन है जिसे मैं एक्स मान लेता हूँ, यहाँ पर रहा होगा वाई। हमारे कंजप्शन में कितना चेंज आए कि एक्सपेंडिचर 20% क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। एक्सपेंडिचर भी कितना हो रहा है 20% इंक्रीज। 20% का मतलब होगा 1/5। इंक्रीज हो जाने का मतलब ये है कि 6/5 हो गया। जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है ये पहले वाले एक्सपेंडिचर की वैल्यू होती है हमेशा। तो जो पहली वैल्यू है दैट इज़ 5 और जो बाद वाली वैल्यू है वो कितना आ जाएगा 6। ठीक है, अब क्या करेंगे हम एक्स और वाई की वैल्यूज निकालेंगे जितनी आएगी। तो ये निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसको मल्टीप्लाई कराना होगा और इसको मल्टीप्लाई कराना होगा। ये दो क्यों मल्टीप्लाई नहीं हो गए, क्योंकि बीच में इज इक्वल टू लगा हुआ ना। कभी ऐसा होता है 3 × x इज इक्वल्स टू 2 और x की वैल्यू आ जाए 6, इससे मल्टीप्लाई हो करके ये कितना आएगा x इज इक्वल्स टू 2/3 आएगा, ये डिनोमिनेटर में जाएगा। तो ये जो वैल्यू है ये इससे मल्टीप्लाई करेगी और ये वाली जो वैल्यू है ये इससे मल्टीप्लाई करेगी। तो आपका जो पहला एक्सपेंडिचर की जो यहाँ से x की वैल्यू आएगी दैट इज़ 25 और यहाँ से जो वैल्यू आएगी दैट इज़ 24। ठीक है, अब आपने ये देखना है कि जो आपका कंजप्शन हुआ वो कितना हुआ, परसेंटेज ऑफ इट्स कंजप्शन, व्हाट परसेंट ऑफ इट्स कंजप्शन शुड बी चेंज। तो कंजप्शन की वैल्यू आपने निकालनी है कि कितना चेंज हुआ। तो कंजप्शन में आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये कितना परसेंट चेंज हुआ, ये देखने के लिए आपको क्या कराना पड़ेगा, बाद वाली वैल्यू से पहले वाली वैल्यू माइनस करानी पड़ेगी। 24 माइनस का 25, तो आपको बाद वाली जो वैल्यू है उससे पहले वाली वैल्यू माइनस करानी पड़ेगी, दैट इज़ 24 माइनस का 25। 24 माइनस का 25 आएगा माइनस का 1,
ये -1 बता रहा है कि लॉस हो रहा है। अगर ये वैल्यू माइनस में आ जाए तो लॉस हो रहा है और प्लस में आ जाए तो प्रॉफिट हो रहा है। अब कितना % लॉस हो रहा है, फिर कितना % प्रॉफिट हो रहा है, या कितना % कम हो रहा है, कितना % ज़्यादा हो रहा है, ऐसे निकालने के लिए ये जो वैल्यू है इसको आपको न्यूमरेटर में रखना पड़ेगा अपॉन डिनोमिनेटर में इससे पहले वाली वैल्यू। तो 24, 25 में जो पहले वाली वैल्यू है वो है 25, तो अपॉन में आएगा 25। तो ये तो आप इसे फ्रैक्शन में इतना ही छोड़ सकते हैं 1/25 करके, या फिर आप अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो इंटू 100 से होगा, तो 25 से कैंसिल होगा 4 टाइम्स, तो आंसर आएगा 4%, और 4% लॉस होगा। अब लॉस क्यों होगा वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये वैल्यू माइनस की आ रही है। प्रॉफिट एंड लॉस देखने के लिए कम और लेस % देखने के लिए आपको करना ये होता है कि जो ये बाद वाली वैल्यू इससे पहले वाली वैल्यू माइनस करानी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। नाउ वी हैव वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 40%, बाय हाउ मच % इट्स ब्रेड्थ शुड बी चेंज सो दैट द एरिया इंक्रीज बाय 60%। तो एरिया का जो फॉर्मूला होगा रेक्टेंगल का, एरिया इज इक्वल्स टू होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। यहाँ पर लेंथ में, इस क्वेश्चन में लेंथ में चेंज आ रहा है, ब्रेड्थ में और एरिया में भी चेंज आ रहा है। तो हमारा पहले एरिया A1 रहा होगा, फिर एरिया A2 रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 40%। तो लेंथ कितनी थी 40%, 40% का मतलब क्या हुआ 4/10 रहेगा, यानी कि 2/5 रह जाएगा। 40% का मतलब होता है 2/5। तो ये इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज होने का मतलब ये है कि आपको न्यूमरेटर के साथ डिनोमिनेटर ऐड कराना पड़ेगा, यानी कि 2/5 प्लस का 5 दैट इज 7/5। तो जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू होती है पहले की वैल्यू होती है, और बाद वाली जो न्यूमरेटर वाली वैल्यू होती है वो बाद की वैल्यू होती है। तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 40%। तो पहले लेंथ 5 थी, अब इंक्रीज होकर कितनी होगी 7 होगी। बाय हाउ मच % इट्स ब्रेड्थ शुड बी चेंज। तो ब्रेड्थ में कितना चेंज आना चाहिए, ब्रेड्थ मैंने x मान लिया फिर y मान ली, सो दैट द एरिया इंक्रीज बाय 60%, ताकि एरिया कितना % हो जाए 60%। तो 60% का मतलब क्या होगा, 10% का मतलब होता है 1/10, और 60% का मतलब होता है 6/10। जैसे आप और ठीक से सॉल्व करना चाहे तो 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, एरिया इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज होने का मतलब ये है कि आपको इसको इससे ऐड कराना पड़ेगा, दैट इज 8/5 हो जाएगा। जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है वो पहले की वैल्यू है, जो न्यूमरेटर वाली वैल्यू है बाद की वैल्यू है। तो पहले जो एरिया था वो 5 था, अब इंक्रीज होकर कितना हो गया 8, ठीक है। अब आपको x और y की वैल्यू निकालनी है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराना पड़ेगा। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे 7 5 जा 35 और 5 8 जा 40, तो इसमें एक गैप आएगा। अब इससे आपको ये पता लग जाएगा कि आपकी जो ब्रेड्थ है वो इंक्रीज हुई परसेंटेज के हिसाब से डिक्रीज हुई, यानी कि उसमें लॉस आया है, या लॉस कहना तो ठीक नहीं होगा क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन नहीं है, बल्कि इंक्रीज और डिक्रीज का। तो परसेंटेज के हिसाब से इंक्रीज आया है डिक्रीज आया है, तो इसके लिए आपको 40 माइनस का 35 कराना पड़ेगा, दैट इज 5 आएगा। तो ये क्वांटिटी प्लस में आई है, तो इसका मतलब ये है कि ये एरिया परसेंटेज के हिसाब से इंक्रीज हुआ है। ये जो ब्रेड्थ है आपकी ये इंक्रीज हुई है, कितना % इंक्रीज हुई है 5, ठीक है। और पुरानी वैल्यू आपकी कितनी है 35, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 5 1 जा 5 5 7 35, तो ये आएगा 100/7%, ठीक है। इसके बाद आप इसे सॉल्व कर सकते हैं तो आपकी परसेंटेज में वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं इनकम के और एक्सपेंडिचर के और लेंथ और ब्रेड्थ के इंक्रीज हो जाने के। आई होप आपकी समझ में आया होगा। अब यह अनदर क्वेश्चन, ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें देखते हैं व्हेन द प्राइस ऑफ द राइस इज इंक्रीज बाय 20%, अ फैमिली रिड्यूसेस इट्स कंजप्शन सच दैट एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज ओनली 15%। इफ द ओरिजिनल कंजप्शन वाज 72 kg, फाइंड द न्यू कंजप्शन। तो यहाँ पर खर्चे की बात हो रही है, एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू होगा रेट इनटू कंजप्शन, ये होगा। पहले वाले एक्सपेंडिचर को मैं एक्सपेंडिचर 1 लिख लेता हूँ, दूसरे वाले को एक्सपेंडिचर 2 लिख देता हूँ, ठीक है। इज इक्वल टू यहाँ पर लिखा है द प्राइस ऑफ द राइस इंक्रीजेस बाय 20%। 20% का मतलब क्या हुआ, 20% का मतलब हुआ 1/5। इंक्रीज करने के लिए कह रहा है, तो इंक्रीज का मतलब होगा डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर ऐड करा दीजिए 6/5। जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है वो पहले वाले की वैल्यू है, यानी कि पहले वैल्यू 5 थी रेट की, अब बढ़ेगा 6 हो गई। एक फैमिली ने अपना कंजप्शन क्या कर दिया, इस तरीके से कम करा कि उनका जो एक्सपेंडिचर है वो कितना बढ़ गया 15%, सिर्फ 15% बढ़ा है, ठीक है।
तो एक्सपेंडिचर में इंक्रीजमेंट हुआ 15%। अब 15% की वैल्यू आपको फ्रैक्शन में निकालने के लिए 5% की वैल्यू पता होनी चाहिए। 5% इज इक्वल टू 1/20 होगा। 15% बनाने के लिए इसको 3 से इधर से मल्टीप्लाई कराना है, इधर से भी, तो 15% इज इक्वल टू हो जाएगा 3/20 के। ठीक है, अब ये जो एक्सपेंडिचर हो रहा है ये इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज मतलब आपको इसको ऐड कराना पड़ेगा, 23/20 आ जाएगा ये। जब आपने इसको ऐड कराया तो जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है एक्सपेंडिचर की वो पुरानी वैल्यू है, और जो नई वाली वैल्यू है वो कितनी है, दैट इज़ 23। कंजप्शन यहाँ पर x मान लेता हूँ मैं, कंजप्शन y मान लेता हूँ। अब जब मैं अपने कंजप्शन की वैल्यू निकालूंगा तो ये करने के लिए मुझे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराना पड़ेगा। तो जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कराऊंगा ये कितना आएगा, 120। तो मेरी x की वैल्यू यहाँ से 120 है, और 5 को जब इससे मल्टीप्लाई कराऊंगा 115 आएगा। 23 5 जा 115, और y की वैल्यू क्या आएगी फ्रैक्शन में, 115। अब ये जो भी वैल्यूज़ है मेरी, ये सब की सब मैं फ्रैक्शन से ला रहा हूँ अपनी वैल्यूज़। ये मेरी कोई ओरिजिनल वैल्यूज़ नहीं है, ये परसेंटेज से मेरी वैल्यूज़ आ रही है, सब परसेंटेज में चल रहा है। अब उसने कर क्या रखा है इसमें, उसने ओरिजिनल वैल्यू दे रखी है। इफ़ द ओरिजिनल कंजप्शन वाज 72, अगर पहले का कंजप्शन, ओरिजिनल कंजप्शन मतलब पहले का कंजप्शन 72 kg था, तो अब नया कंजप्शन बताइए। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आई है 120 और 115, ये मेरी फ्रैक्शन की वैल्यूज़ आई है जो कि ओरिजिनल वैल्यूज़ नहीं है। तो मेरी ओरिजिनल जो वैल्यू है वो है 72 kg। ठीक है, अब मेरी वैल्यू फ्रैक्शन वाली और ये वाली वैल्यू, ओरिजिनल वाली वैल्यू, दोनों को मैं इक्वल करूँगा। तो यहाँ से 120 जो है किसके इक्वल आ गया, 72 के इक्वल आ गया। 120 इक्वल है 72 के। ठीक है, तो ये कैसी वैल्यू है, ये फ्रैक्शन वाली वैल्यू है। तो 1 वैल्यू फ्रैक्शन की कितने के इक्वल होगी, 1 बराबर होगा 72/120 के। और ये वाली क्या है, मेरी फ्रैक्शन की वैल्यू है, जो कि किस में है, वो ये मेरी फ्रैक्शन परसेंटेज से आई हुई वैल्यू है जो कि ओरिजिनल नहीं है। तो इसको ओरिजिनल बनाने के लिए मुझे इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 115 इज इक्वल टू होगा 72/120 इंटू 115। तो जब आप इसको डिवाइड कराएंगे तो 12 से जा रहा है 10 टाइम्स, 12 से जा रहा है 6 टाइम्स, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 जा रहा है, 5 से जाएगा 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। तो 2 इंटू 23 दैट इज इक्वल टू 69। तो जो मेरी ये वाली वैल्यू है ये आएगी 69, ये ओरिजिनल वैल्यू है। इसमें करा गया है ये जो भी सारी वैल्यूज़ है ना 20 5 6, ये सब फ्रैक्शन वैल्यूज़ हैं जो कि परसेंटेज से होकर के आ रही हैं। ये इनकी रियल वैल्यूज़ नहीं है, इनकी रियल वैल्यू कौन सी है, 72 kg। तो मेरी जो ये वैल्यू है फ्रैक्शन की और ये जो रियल वैल्यू, दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया। तो मेरी 120 की रियल वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू के 72 के बराबर है। तो जो मेरी फ्रैक्शन वाली वैल्यूज़ होगी एक वैल्यू कितने के बराबर होगी, 72/120 के। यहाँ पर मैंने सिंपल यूनिटरी मेथड लगाया जो बच्चों वाला होता है जो 8th क्लास में। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मेरी फ्रैक्शन की एक वैल्यू की इतनी ओरिजिनल वैल्यू आती है तो मेरी फ्रैक्शन की 115 वैल्यू की कितनी ओरिजिनल वैल्यू आएगी वो मैंने निकाल दी है। तो यहाँ पर बेसिकली चल क्या रहा है कि फ्रैक्शन वैल्यू जो है उसको ओरिजिनल वैल्यू में कन्वर्ट करा जा रहा है 72 से 69। तो इसका आंसर क्या आता है, न्यू कंजप्शन कितना आएगा, 69 इसका आंसर है, 69 kg। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है। नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में कभी ना कभी जरूर आएगा, ये इससे रिलेटेड पार्ट जरूर आएंगे। तो मैंने क्या किया है, इसी क्वेश्चन में सारे पार्ट्स डाल दिए हैं ताकि आपकी समझ में आ जाए किस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है। क्वेश्चन देखिए, द प्राइस ऑफ द राइस, जो प्राइस है राइस का वो डिक्रीज हो गया है 20%, जिसकी वजह से क्या रिजल्ट हुआ है कि एक आदमी 4 किलोग्राम ज़्यादा राइस खरीद सकता है 320 रुपये में। ठीक है, तो फिर हमारे से पूछ रखा है ओरिजिनल कंजप्शन या क्वांटिटी। ओरिजिनल का मतलब यह है कि पहले कितनी क्वांटिटी वो खरीद कर लेके आता था, अब वो कितनी क्वांटिटी चावल खरीद कर लेकर के आ रहा है। पहले क्या प्राइस था चावल का और अब क्या प्राइस है चावल का। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम ये करते आ रहे हैं एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू कंजप्शन इनटू रेट। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से कंजप्शन की वैल्यू निकालना चाहूँ, कंजप्शन इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये यही रहेगा, ये रेट अपॉन में आ जाएगा एक्सपेंडिचर अपॉन रेट। ठीक है, कंजप्शन की वैल्यू निकाली मैंने, ये रेट अपॉन में आ गया एक्सपेंडिचर अपॉन रेट। तो कंजप्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेट के। ठीक है,
यानी कि अगर ये वैल्यू बढ़ेगी तो ये वाली वैल्यू घटेगी, और ये वाली वैल्यू अगर घटेगी तो ये वाली वैल्यू बढ़ेगी। इस तरीके से काम करता है। अब इसी का हम यूज़ करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात करते हैं प्राइस की। प्राइस हमारे पास दो हैं, एक है ओल्ड प्राइस, एक है हमारे पास न्यू प्राइस। ऐसे हमारे पास क्वांटिटी आएगी, दो क्वांटिटी आएगी, एक आएगी ओल्ड और एक आएगी न्यू। ठीक है, अब देखिए द प्राइस ऑफ द राइस इज डिक्रीज बाई 20%। प्राइस ऑफ द राइस डिक्रीज हो जाता है 20%। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 20% इन फ्रैक्शन? 20% की वैल्यू है 1/5। डिक्रीज हो जाने का मतलब ये है कि डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर माइनस करा दीजिए, दैट इज 4/5। जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है वो पहले वाली वैल्यू जिसे ओरिजिनल कहा गया है। तो प्राइस पहले कितना था? 5। अब नया प्राइस क्या हो गया? नया वाला प्राइस, मैं प्राइस यहाँ पर लिख रहा हूँ, इससे पहले वाले क्वेश्चन से मैंने अपॉन में लिखा था ये नीचे में, लेकिन इस बार मैं इधर लिख रहा हूँ। द प्राइस ऑफ द राइस पहले 5 था, अब डिक्रीज होकर कितना हो गया? 4। ठीक है, डिक्रीज हुआ ना 4। तो जो रेट है यानी कि जो प्राइस है वो कंजप्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। तो ये 4 और 5 हुआ है। पहले ओल्ड में 5 था और न्यू वाले में 4 हो गया, तो इस बार क्वांटिटी क्या हो जाएगी? ओल्ड वाले में 4 हो जाएगी और न्यू वाले में 5 हो जाएगी। ये बिल्कुल इसका उल्टा लिखा जा रहा है। जो वैल्यू यहाँ है उसको यहाँ लिख दिया गया, जो वैल्यू यहाँ है उसको यहाँ पर लिख दिया गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये है पहले वाली क्वांटिटी और यह है नए वाली क्वांटिटी। इन दोनों में डिफरेंस कितना है? दैट इज़ 5 माइनस का 4 कितने के इक्वल है? 1 के इक्वल है। इन दोनों में अंतर आया है 1 का। अब आप अपने क्वेश्चन में जाएं तो वहाँ लिखा हुआ है एज ए रिजल्ट अ मैन कुड परचेस 4 किलोग्राम मोर राइस। अब क्योंकि रेट गिर चुका है तो आदमी क्या कर पा रहा है? 4 किलोग्राम ज़्यादा राइस खरीद पा रहा है। तो पहले वो जो भी राइस खरीद रहा होगा और उसके बाद जो भी राइस खरीद रहा होगा, दोनों में डिफरेंस है 4 kg का। अरे मान लीजिए पहले वो 16 kg राइस खरीद रहा था और अब वो कितना खरीद रहा है? 20 kg। 4 किलोग्राम ज़्यादा खरीद पा रहा है ना। तो इन दोनों का डिफरेंस अगर आप निकाल लेंगे 20 माइनस 16 इज इक्वल्स टू आएगा 4 kg। तो ये जो 4 kg है ये डिफरेंस है पुराने वाले क्वांटिटी का और नए वाले क्वांटिटी का। तो मैंने भी यहाँ पर क्या करा है, जो मेरी फ्रैक्शन वैल्यू है उसका डिफरेंस निकाल दिया है। पुराने वाले क्वांटिटी माइनस नए वाले क्वांटिटी, मतलब नए वाले क्वांटिटी माइनस पुराने वाले क्वांटिटी 1। तो मेरी वैल्यू तो मेरे हिसाब से ही आई फ्रैक्शन की वैल्यू, लेकिन ओरिजिनल जो रियल वैल्यू गिवन है दैट इज़ 4 kg गिवन है कि 4 किलोग्राम राइस ज़्यादा खरीद पा रहा है। और ये कैसे आता है? ये वैसे ही आता है कि आप नए वाले क्वांटिटी में से पुराने वाले क्वांटिटी माइनस कर दीजिए। तो मेरा साफ साफ कहने का मतलब ये है कि जो मेरी वैल्यू 1 है वो इक्वल है 4 kg है। अगर मेरी फ्रैक्शन की वैल्यू 1 4 kg के इक्वल है तो मेरी फ्रैक्शन की 4 वैल्यू कितने के इक्वल होगी? 4 × 4 इक्वल्स टू 16 kg के। और जो मेरी ये वाली वैल्यू है कितने के इक्वल हो जाएगी? 5 × 4 दैट इज 20 kg के। तो इन दोनों के आंसर तो आ चुके हैं। किन दोनों के? फाइंड द ओरिजिनल कंजप्शन। ओरिजिनल मतलब पहले वाला कंजप्शन। तो पहले वाला कंजप्शन कितना है? 16 kg। ठीक है, तो ओरिजिनल कंजप्शन है 16 kg एंड द न्यू कंजप्शन की क्वांटिटी कितनी है? वो है 20 kg। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना था, ओरिजिनल कंजप्शन एंड न्यू कंजप्शन। अब इसके बाद देखिए कि ओरिजिनल प्राइस और न्यू प्राइस कैसे निकलता है। अब देखिए वो 320 रुपये में 4 किलोग्राम राइस खरीद पा रहा है। ठीक है, तो 320 रुपये हैं उसके पास, 320 इज इक्वल्स टू 320 इज इक्वल्स टू, पहले 320 रुपये में वो ला रहा था 16 kg। ये हमने पुराने वाली वैल्यू निकाली उसकी, जिसे ओरिजिनल कहा गया, जो कि रियल वैल्यू है मेरी, और ये मेरी फ्रैक्शन वैल्यू है। और अब 320 रुपये में ला रहा है 20 kg। ठीक है, तो अब आपको निकालना है पर केजी। पर केजी क्या कॉस्ट रही होगी इसकी? पर केजी रेट पर केजी 320/16 आ जाएगा यहाँ पर, और उधर क्या आ जाएगा? 320/20 आ जाएगा रेट पर केजी। ये ओरिजिनल रेट है, ओरिजिनल, और ये है न्यू रेट। तो जब ये इससे कैंसिल होगा कितने टाइम्स आएगा? 20 टाइम्स 20 रुपीज़ आएगा इसका आंसर पर केजी।
और यहाँ से जब ये कैंसिल होगा तो कितने टाइम जाएगा, 0 0 2 1 2 16 रुपीज़ पर केजी जाएगा। तो जो आपका पुराना प्राइस है, ओरिजिनल प्राइस जो कि ये है, वो कितने के इक्वल आएगा आपके 20 रुपीज़ के। और जो आपका न्यू प्राइस है, न्यू प्राइस आपका कितना आएगा 16 रुपीज़ के। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन करना होता है। पहले तो आपको 20% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है, फिर उसके अपोजिट वैल्यूज़ रख देनी होती है क्योंकि एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। उसके बाद आपको डिफरेंस गिवन है 4 kg, और ये वाला भी आपको डिफरेंस अपनी तरफ से फिर निकाल लेना होता है। फिर जो आपका डिफरेंस आया और जो रियल वैल्यूज़ का डिफरेंस आया, दोनों वैल्यूज़ को इक्वल कर देना होता है। वहाँ से एक की वैल्यू निकालनी होती है 1 यूनिट की। वो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल देने के बाद आपको उसे अपनी ओरिजिनल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करा देना होता है। तो ओल्ड क्वांटिटी आपकी 16 kg आई, जिसे ओरिजिनल भी कहा गया है। ओरिजिनल मतलब पहले वाली जो वैल्यू है। और उसके बाद जो आपकी नई क्वांटिटी है वो 20 kg आई। फिर उसके बाद अगर आपको रेट निकालना है, प्राइस, तो प्राइस निकालने के लिए आपको डिवाइड ही कराना पड़ेगा। यहाँ मल्टीप्लाई मत करा देना इनसे, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं होगा। भले ही इसमें आप मल्टीप्लाई कराओगे तो आंसर सेम आएगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। मतलब इसके अलावा किसी और क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा, वहाँ पर वैल्यूज़ अलग आ सकती है। तो इसका जो करने का मेथड है वो यही वाला है कि 320 = 16 kg पहले वाले में, और ये यहाँ पर 20 के, फिर इसे इससे डिवाइड करा देना, रेट पर केजी आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। आई होप आपकी समझ में आए होंगे। नाउ हम इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से है, द प्राइस ऑफ द राइस इज डिक्रीज बाय 20%, एज अ रिजल्ट अ मैन कुड परचेस 20 किलोग्राम मोर राइस इन 400 रुपीज़। और सारी वही वैल्यूज निकालनी है। तो मेरे पास प्राइस है और क्वांटिटी है, ठीक है। तो प्राइस ही मेरे पास है, एक है ओरिजिनल जिसे मैं ओल्ड प्राइस लिखता हूँ, ओरिजिनल या फिर ओल्ड प्राइस, और एक है मेरे पास न्यू। तो ये टेबल इस तरीके से बन जाएगा, प्राइस, ओरिजिनल प्राइस, ओल्ड प्राइस, ठीक है, न्यू प्राइस, क्वांटिटी, ओरिजिनल क्वांटिटी, न्यू क्वांटिटी। अब आप देखिए, द प्राइस ऑफ द राइस इज डिक्रीज बाय 20%। 20% के फ्रैक्शन वैल्यू अगर आप निकालेंगे, 20% इज इक्वल टू होगा 1/5। डिक्रीज हो जाने का मतलब डिनोमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर, दैट इज 4/5, ठीक है। जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू होती है वो ओरिजिनल की और पहली या ओल्ड वैल्यू होती है। तो पहले वैल्यू कितनी थी प्राइस की, 5, अब कितना हो गया है, 4 हो गया है, ठीक है। ऐसे लिखा मैंने, ये मेरा ओल्ड प्राइस है, ये मेरा न्यू प्राइस हो गया। ये मेरी फ्रैक्शन वैल्यूज़ है जो कि ओरिजिनल के इक्वल नहीं है अभी, मतलब रियल वैल्यूज़ के इक्वल नहीं है। तो मेरा क्वांटिटी क्या होगा, तो प्राइस और क्वांटिटी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी 4, और यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी 5। जो वैल्यू यहाँ थी वो यहाँ पर आ जाएगी, जो वैल्यू यहाँ पर थी वो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। अब गिवन कर रखा है, एज ए रिजल्ट अ मैन कुड परचेस 20 किलोग्राम मोर राइस। एक आदमी अब कितना राइस खरीद सकता है, 20 किलोग्राम मोर। मान लीजिए पहले वो राइस खरीद रहा था 400, और अब कितना खरीदने लग गया है, 20 किलोग्राम मोर, यानी कि अब कितना खरीदेगा 420 kg। पहले 400 kg चावल खरीद रहा था, अब कितना खरीद रहा है 420 kg। तो 20 किलोग्राम मोर क्या है एक्चुअली में, 20 किलोग्राम मोर इस न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी का डिफरेंस है, दैट इज 420 माइनस 400। ये कितने के इक्वल आएगा, 20 के। तो अब आपको समझ में आ गया होगा ये 20 क्या है, ये डिफरेंस है नए वाली क्वांटिटी माइनस ओल्ड वाली क्वांटिटी। तो मैं यहाँ पर जो मेरी फ्रैक्शन की वैल्यूज़ हैं, यहाँ पर भी मैं यही रूल अप्लाई करूँगा कि जो मेरा डिफरेंस आएगा ओल्ड न्यू क्वांटिटी दैट इज़ 5 माइनस का 4 कितना आएगा 1। तो ये तो है मेरी फ्रैक्शन की वैल्यू 1, और यहाँ पर जो रियल वैल्यू गिवन कर रखी है वो है 20। तो 1 = 20, बस ये करना होता है आपको। तो मेरी जो मेरी फ्रैक्शन की वैल्यू है वो रियल वैल्यूज़ में 20 के इक्वल है। तो 1 बराबर 20 के है, तो 4 बराबर 4 × 20 के हो जाएगा, दैट इज़ 80 kg। क्योंकि ये सारी वैल्यू किसकी है, क्वांटिटी की है। क्वांटिटी मतलब जितना उसका वेट है, ये जो कुछ है 80 kg। तो 1 बराबर 20 के, तो 4 बराबर 4 × 20 के, और 5 बराबर 5 × 20 के, दैट इज़ 100, ठीक है। तो इस तरीके से आप दो आंसर तो निकाल चुके हैं। पहला आंसर तो है क्वांटिटी ओरिजिनल या ओल्ड कितना है, 80 kg। पहले वो कितने चावल खरीद रहा था, 80 kg, और अब कितना खरीद रहा है, 100 kg।
ठीक है। अब इसके बाद हमें ओरिजिनल प्राइस और न्यू प्राइस निकालने हैं। तो ओरिजिनल प्राइस और न्यू प्राइस, उसने बता रखा है कि वो 400 रुपये में खरीद सकता है, ठीक है, 20 kg मोर। तो 400 रुपये में पहले वो खरीद रहा था कितने, 80 kg, और अब 400 रुपये में कितना खरीद रहा है, 100 kg। तो प्राइस निकालने के लिए जब आपको रेट निकालना होगा, रेट पर केजी 400/80 करना पड़ेगा इधर, और इधर करना पड़ेगा 400/100। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल होगी, यहाँ पर आएगा 5 रुपये रेट पर केजी, और ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा 4 रेट पर केजी, ठीक है। तो यहाँ से आपका रेट निकल करके आ जाएगा कि पहले जो प्राइस था उसका वो था 5 रुपये पर केजी के हिसाब से खरीद रहा था, और यहाँ पर कितना खरीद रहा है, 4 रुपीज़ पर केजी, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ये जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में आपके पास हो सकता है सिर्फ इतना पूछ दे, ये हो सकता है सिर्फ फर्स्ट वाला पार्ट पूछ दे, लेकिन इस तरीके से आप इसके सारे पार्ट निकाल सकते हैं। आई होप आपकी समझ में आया होगा।